नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। राजेश बादल जी पत्रकारिता का बहुत बड़ा नाम है। टीवी चैनल हो, राज्यसभा टीवी हो, प्रिंट हो, तमाम किताबें उन्होंने लिखी हैं और राजनीति की हर विधा को उन्होंने छुआ है। मैंने उनसे बहुत दिनों से बातचीत नहीं की थी। उनसे मैंने अनुरोध किया कि हम लोग भारत के लोकतंत्र पर बात करें, भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र पर बात करें और ज्ञानेश कुमार की वोट चोरी पर बात करें। एक बेहतरीन पत्रकार के साथ बहुत अच्छी बातचीत आपको मैं सुनवाता हूँ, लेके चलता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है 4 PM यूपी को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं बादल जी। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। पूरे देश में जो इस तरह से SIR अभियान चलाया जा रहा है, उसका विरोध हो रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि 28 लोग की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इस अभियान से जुड़े हुए कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया। जगह जगह प्रेशर है कि वोटर लिस्ट में ये नाम काट दो, ये नाम जोड़ दो, जल्दी से लिस्ट पूरी कर दो। उत्तर प्रदेश ऐसा बड़ा राज्य जहां पे इतने करोड़ों लोग रहते हैं, एक महीने में वोटर लिस्ट फाइनल कर दो, इनका नाम हटा दो, काट दो। पूरे देश में जो राजनीतिक अनिश्चितता का वातावरण बना दिया गया। कांग्रेस ने कही नोटबंदी जैसा अभियान चलाया जा रहा है, रातों रात आपने SIR करा दी। आपको लगता है, क्योंकि आपने राजनीति को बहुत करीब से देखा है, देश के बड़े बड़े आंदोलन देखे हैं, क्या ये जो वोट चोरी का मुद्दा इतना गूंज गया, आम आदमी के मन में भी ये शंका पैदा हो गई कि भाई चुनाव ईमानदारी से नहीं हो रहे? तो लोकतंत्र में इस तरह के संदेशे, इस तरह की बातें कितना बड़ा खतरा पैदा करती हैं कि लोगों के मन में ये आ जाए कि भाई ईमानदारी से चुनाव नहीं हो रहे, तो फिर अब जेपी की तरह हमें सड़कों पे आना पड़ेगा। क्या इसकी संभावना आप भारत में देखते हैं, और लोकतंत्र में क्या जरूरी है विरोध इस तरह का? धन्यवाद संजय। आपके 4-5 सवाल एक ही सवाल में शामिल हो गए। तो पहली बात तो देखिए ये है कि 2024 में इस देश ने कई राज्यों की विधानसभाओं के और लोकसभा के चुनाव देखे थे। एक साल पहले जो मतदाता सूची शानदार थी, अपडेटेड थी। आपको पता है हर चुनाव के पहले चुनाव आयोग सक्रिय होता है और चुनाव मतदाता सूची का प्रकाशन होता है, आपत्तियां दर्ज की जाती हैं, सब कुछ की जाती है। अब इनको ये कहा जा रहा है, जो BLOs की जो बात आप कर रहे हैं, मेरे संज्ञान में भी आई है कि BLOs इस तरह के तनाव में जी रहे हैं जैसा कभी भारत के इतिहास में नहीं देखा गया। BLO कुछ अभी कल ही एक BLO ने जो है सुसाइड किया है। दो BLO तो कई कई दिनों से लापता हैं, उनका कोई खबर ही नहीं है कहाँ है। और उनसे ये जो कहा जा रहा है, ऐसा जो मेरी जानकारी में आया है कि 2003 में जो लोग मतदाता नहीं थे या उनका सूची में नाम नहीं था या वो प्रमाण नहीं दे पाएंगे कि 2003 में वो थे, तो उनके नाम काट दिए जाएंगे। ये कोई बहुत लोकतांत्रिक तरीका नहीं है संजय, अच्छी बात नहीं है। जो देश 2024 में वोट करता है, जो देश 2023 में वोट करता है, 22 में, मतलब मैं विधानसभाओं को भी शामिल कर रहा हूं, अचानक सब जो संवैधानिक रूप से निर्वाचित विधानसभाएं और लोकसभाएं अगर आप कैलकुलेट करें, तो अगर लाखों लोग अगर कट गए तो इसका मतलब जो चुनाव हुआ था वो वैध नहीं था। वो कोई बहुत ही दोषपूर्ण मतदाता सूची के आधार पर कराया गया था। तो पहला सवाल तो चुनाव आयोग पर यही खड़ा होता है कि अगर पहला दोषपूर्ण मतदाता सूची थी तो उसको कराना ही नहीं था अव्वल। तो ये SIR का काम 2019 से 2024 के बीच में होना था, ताकि 2024 के इलेक्शन के पहले हो जाता। लेकिन संदेह की सुई तब अटकती है कि जब ये कहा जाता है कि नहीं, आपको ऐसे नाम हटाने हैं, ये कंडीशन देनी है। अरे भाई, SIR का मतलब यही हुआ ना कि एक इंटेंसिव सर्वे है, एक सघन अभियान है, जो जिस मतदाता के पास कार्ड, अब यूं कहा जाए तो बहुत साल पहले तो मतदाता कार्ड भी नहीं होता था। बहुत साल पहले तो कोई पहचान भी नहीं होती थी ऐसी। आते थे लोग, अपना पता बताते थे और वो लोग टिक करते थे और वोट डाल के चले आते थे। लेकिन बदलते दौर के साथ वक्त बदलता है,
तो ऐसे में जबकि दुनिया पूरी अत्याधुनिक है, हो रही है, सारे मॉडर्न टूल्स चुनाव आयोग के पास हैं और चुनाव आयोग 1952 की स्थिति में काम कर रहा है। 52 से हम इस देश ने कई चुनाव देखे और हम लोग कम समय लाते लाते सेशन के समय तक आते आते 1.5-2.5 महीने का जो चुनाव का, मेरा ख्याल है 52 का चुनाव हुआ था तो दिसंबर से लेके और मार्च तक 4 महीने तक हुआ था। और अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे समय घटाया गया कि नहीं, अब ईवीएम आ गई है, अब ये हो गया है, अब वोटर लिस्ट अपडेट हो गई है, अब संचार आने जाने के साधन बढ़िया हो गए, हेलीकॉप्टर से मतदान कराने वाली टुकड़ियां जाती हैं। तो धीरे 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 10 दिन सिमट के आ गया इस देश का लोकसभा चुनाव और अब हम फिर वापस जा रहे हैं, फिर हम 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक खींच रहे हैं। अव्वल तो इस पे संदेह होता है कि ये कैसा चुनाव आयोग है। मैं आपको बता दूं, बिहार के चुनाव में मैं एक भी चुनावी बहस में शामिल नहीं हुआ क्योंकि मुझे ये परिणाम पता था। ये परिणाम मेरे लिए अप्रत्याशित नहीं है। मैं जानता था कि क्या नतीजा होने वाला है क्योंकि एक देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था पर अब मेरा भरोसा एक मतदाता के नाते उठ गया और जब मैं नहीं करता तो नहीं करता। इसके लिए आप मुझे जबरन बाध्य तो नहीं कर सकते। तो एक बात तो ये है। दूसरी चीज देखिए, टेक्निकल चीज है संजय जी कि बीएलओ आप लगाते हैं। ये बीएलओ कौन होते हैं? कोई टीचर होता है, कोई पटवारी होता है, कोई रेवेन्यू ऑफिसर होता है, कोई फॉरेस्ट ऑफिसर होता होगा, कोई किसी डिपार्टमेंट, लैंड का डिपार्टमेंट का होता है, सब अलग अलग डिपार्टमेंट। अब ये इनमें वो लोग भी हैं जिन्होंने कभी कभी कोई चुनाव नहीं कराया होगा और अगर चुनाव कराया भी होगा तो कभी इनको ट्रेनिंग नहीं दी गई। चुनाव आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है कि जो चुनाव से संबंधित किसी भी कार्रवाई को संचालित कराएं, उसमें उनके लगे कर्मचारियों को ट्रेंड कराएं, ट्रेनिंग दें। चुनाव आयोग ने कोई ट्रेनिंग नहीं दी। आप देश में पता कर लीजिए, जो बीएलओ हैं, क्या उन्होंने इस तरह का कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया? नहीं हुआ। मेरे पास भी कई दिन से फॉर्म आकर के पड़े हुए। अब कौन आएगा, क्या आएगा, कैसे आएगा, मुझे नहीं पता। लेकिन 2003 का मतदाता कार्ड या कोई चीज खोजना या और भी कोई कई जो भी चीजें उसमें मांग रहे हैं, वो खोजना आसान काम है नहीं। और तीसरी बात जो मैं बताऊं आपके प्रश्न का, इस एक बीएलओ वाले प्रश्न के उत्तर में, कि देखिए बीएलओ, जैसे मैंने कहा कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं और ये प्रक्रिया महीनों चलती है। महीनों चलती है तो इसका मतलब यह है कि उस समय तक सरकारी कामकाज सब रुका रहता है क्योंकि इतना आतंक पैदा कर दिया गया है कि वो अपना डिपार्टमेंट का काम करते नहीं। पटवारी अपना पहले ही उनके पास काम बहुत अधिक है, फॉरेस्ट वालों के पास काम बहुत अधिक है, तहसीलदार नजूल के लोगों के पास काम बहुत है। तो वो अपना सब कामकाज बंद करके और सिर्फ चुनाव का काम कर रहे हैं। ये भी एक कोई बहुत उचित बात नहीं कही जा सकती। तो एक तो ये बीएलओ वाली बात हो गई। दूसरा, आप कह रहे हैं कि आपका सवाल मेरे ख्याल एक बार दोहराएंगे क्या? मेरा कहता है कि लोगों का जैसे आपका भरोसा उठ गया इस सिस्टम पर, चुनाव आयोग जी। जैसी संवैधानिक संस्था पर, अगर बड़ी संख्या में लोगों का भरोसा मुझे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो छोटी सी बात पर जेपी का आंदोलन खड़ा हो गया था। क्या आपको लगता है कि अगर इस तरह की व्यवस्था रही तो देश एक बड़े आंदोलन की तरह, जेपी का आंदोलन, अन्ना का आंदोलन, जो अहिंसक आंदोलन था, गांधीवादी नीतियों पर आंदोलन था, अपना विरोध प्रदर्शन था, क्या एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ हम देश में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देख सकते हैं इस तरह भरोसे टूटने के बाद? देखिए संजय, मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको एक उसके साथ उदाहरण के साथ मैं आपको बताऊंगा। हमारे यहाँ उत्तर भारत में खास तौर पर जो हिंदी बेल्ट कही जाती है, उसमें जब लड़के और लड़की की शादी तय होती है तो उसमें सबसे पहला काम होता है कि जन्म कुंडली मिलाओ। भाई, इतने गुण मिल रहे हैं, इतने गुण नहीं मिल रहे हैं, ये मंगली है, ये इतने, ये ऐसी है, ये वैसी है, दोनों का पटेगा नहीं या नहीं पटेगा, ये हमारे पंडित जी नाम के जो वैज्ञानिक है वो तय कर देते हैं। तो उस आधार पे हम लोग तय करते हैं कि हाँ, कुंडली मिल रही है, कुंडली नहीं मिल रही है। अब इस उदाहरण को अगर मैं कुछ इस तरह से कहूं कि हर देश का अपना एक चरित्र होता है,
हर देश की कुंडली किसी एक दूसरे देश की कुंडली से आसानी से मैच नहीं कर सकती। और खास तौर पे पिछले 78 साल में आप देखो तो क्या आप कह सकते हो कि अब हिंदुस्तान की कुंडली पाकिस्तान के साथ मैच कर रही है? नहीं कर रही है। पाकिस्तान की कुंडली अरसे तक बांग्लादेश के साथ नहीं मिल रही थी, अब अचानक कुंडली मिल गई तो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों भारत के खिलाफ हो गए। भारत का मूल चरित्र जो है, भारतीय जमीन का मूल चरित्र लोकतांत्रिक है, मैं ये कह रहा हूं। और बांग्लादेश में इन दोनों अलोकतांत्रिक सरकार है जो चुनी तक नहीं गई। जो शेख हसीना वाजिद को फांसी दे रही है वो तो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी ही नहीं। ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी और वो भी एक गैर निर्वाचित तानाशाह ने दी थी। सारी दुनिया में उसने उसकी थू थू हुई थी और अभी भी यही हो रहा है। तो भारत का चरित्र लोकतांत्रिक है। भारत का चरित्र अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित चलता है। महात्मा गांधी जो थे कोई बहुत ऐसे नहीं थे कि कुछ चीजें समझते नहीं हो। अपने गुरुजी की सलाह पर 1915 से लेकर 1919 तक 4 साल उन्होंने हजारों किलोमीटर यात्रा की और इस देश के मूल चरित्र को समझा। तो ये इस देश का चरित्र है कि ये जब वो जो आप कह रहे हैं कि लोग अपने हाथों में लेते हैं, जब सीमा के ऊपर कोई भी चीज हो जाती है तो जैसे कुकर का एक प्रेशर बटन होता है ना, वो उड़ जाता है। ठीक वैसे ही जब लोग हमारे देश के लोकतंत्र पर कोई खतरा मंडराता है तो प्रेशर कुकर की सीटी की तरह वो उड़ जाता है और लोकतंत्र की रक्षा हो जाती है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, देश की जनता सचमुच में हक्का बक्का है कि थोड़ा बहुत हम तो जब अब मुझे करीब 8 अक्टूबर को मैंने अपनी पत्रकारिता के 50 साल पूरे किए हैं और हम लोग देखते थे कि शुरुआत में उस समय कोई डाकू आया, उसने कुछ 2 4 6 बूथों पर गोली हवा में चलाई और कुछ बूथ कैप्चरिंग हो गई। कहीं कोई दूसरा क्रिमिनल आया, उसने अपना मसल पावर यूज किया और वोट डल गए। कहीं कोई बलवान राजनेता आया, उसने पैसे से खरीदा मतदाताओं को और चरित्र बदल गया। तो थोड़ा बहुत 5-10% तो मुझे समझ में आता है कि ये होता है। लेकिन अब जिस तरह से व्यवहार हो रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में अप्रत्यक्ष रूप से अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या वास्तव में इसी के लिए हमारा देश आजाद हुआ था? क्या इसी लोकतंत्र के लिए हमारा देश आजाद हुआ था? और आप माने या ना माने, ये जो एक बवंडर है, ये जो आग है लोगों के दिलों में शोले की तरह जो एक भड़क रही है, ये किसी ना किसी दिन आप देखिए एक बड़ी शक्ल अख्तियार करेगी। क्योंकि करोड़ों लोगों को 10-5 करोड़ के कोई छोटा सा मुल्क हो, बांग्लादेश की तरह 10-20 करोड़ वाला या पाकिस्तान 25-30 करोड़ वाला मुल्क हो, तो उसको आप हो सकता है कि आप चकमा दे दें। लेकिन यहां तो कम से कम आप मान के चलिए कि 6 पाकिस्तान है हमारे देश के अंदर। तो इस देश में इतनी आसानी से तानाशाही चलने वाली है नहीं। ये देश चरित्र से लोकतांत्रिक है, जो बात मैंने कही है, और इसकी कुंडली तानाशाही से मैच नहीं होती। जैसे ही कोई तानाशाह इस पे असर करेगा, आप देख लीजिए हमारे देश के अतीत के उदाहरण हैं और तमाम देशों में भी उदाहरण हैं कि जिसने भी कोई अधिनायक बनने की कोशिश की वो वीरानी में चला गया। आप देखो हिटलर का क्या हुआ, मुसोलिनी का क्या हुआ, परवेज मुशर्रफ का क्या हुआ, जनरल अयूब का क्या हुआ, जो जिन लोगों ने शेख मुजीब को मारा था उनका क्या हुआ। तो ये जो चीज है चरित्र की बात है कुल मिला के। और मुझे लगता है कि लोग बहुत हमारे जिस देश के लोग धीरज वाले हैं और धीरज के कारण वो अब देख रहे हैं। मैं नहीं जानता, क्या मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन हाँ अब लोगों के दिमागों में ये बात शुरू हो गई है कि जो हुकूमत है वो हुकूमत हमारे पक्ष में नहीं है। किससे तू जंग छेड़ता कुछ गौर से तो देख, है दुश्मनों की फौज तेरे घर में छिपी हुई। तो ये बात है। जी संजय जी। बिल्कुल ठीक है ना राजेश जी, बात तो ये है। लेकिन अगर लोकतंत्र की बात करें तो जो हुकूमत है भारतीय जनता पार्टी, आपको लगता है कि उसके अंदर लोकतंत्र बचा है?
क्योंकि कई बीजेपी के नेता जो उनको लगता है कि वो व्यक्तिगत बातचीत कर सकते हैं, उनका नाम सामने आएगा, वो कहते हैं कि हमारी पार्टी तो कारपोरेट पार्टी बन गई। एक पार्टी के सीईओ हैं, एक एमडी हैं, एक बड़े साहब है, एक छोटे साहब है। सांसदों की, मंत्रियों की हिम्मत नहीं होती है बोलने की। पार्टी के अंदर ये जो रवैया है, ये जो ढंग है, ये जो गुजरात लॉबी का प्रेशर है, लगता है कि ये ऐसे ही कायम रहेगा या इसमें अब कोई ऐसा रास्ता होगा जहां खुली हवा में सांस ले पाएंगे नेता पार्टी के? आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, आंतरिक दबाव तो पार्टी पर है, और आंतरिक दबाव इसलिए है कि मेरा ख्याल है, मैंने आपके साथ बातचीत में पहले भी कहा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की जो कसमसाहट है, वो कसमसाहट उस आंतरिक लोकतंत्र नहीं रहने के कारण पैदा हुई है। जैसे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्या हो गया है, आप बताइए, क्यों नहीं चुना जा रहा है? समस्या कहां है? देश एक सामने दूसरी पार्टी है जिसने अपने अध्यक्ष का बाकायदा चुनाव कराया, और उसको भी साल 2 साल हो गए, और दूसरी ये पार्टी है जो बार बार कहीं से किसी अदृश्य शक्ति ऊपर से भाई, किसी भी पार्टी में अध्यक्ष से ऊपर कौन होता है? अध्यक्ष तो सर्वोच्च अथॉरिटी है। तो कौन है जो उसको एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन लेटर जारी करता है? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव ऐसे होता है जो लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। मुख्यमंत्री जब चुने जाते हैं, सरकारें डबल इंजन की सरकारें हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री का पता एंड टाइम तक नहीं चलता, विधायक जिस चेहरे को सामने रखकर चुनाव लड़ते हैं, वो चेहरा मुख्यमंत्री नहीं बनता। मुख्यमंत्री कहीं शिखर से किसी जेब से निकलता है मुख्यमंत्री का नाम। तो लोकतंत्र की जो ये लोकतंत्र को झटका देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, हमेशा से संजय जी अपने नेटवर्क, अपने कार्यकर्ताओं का की संगठन, मतलब अपने संगठन क्षमता के कारण वो मजबूत रही है। अब संगठन क्षमता कैसे मजबूत होती थी? क्योंकि उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आए लोग होते थे 40%। अब जो समर्पित संघ कार्यकर्ता हैं, वो एक तरफ बैठे हुए हैं, वो अपने सामने मूल्यों की हत्या होते देख रहे हैं। तो अब ये मुश्किल कहना है कि वैसे तो मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि भारत में अब जब तक राजनीतिक दलों के बीच में अपना आंतरिक लोकतंत्र कायम नहीं होगा, तब तक भारत का लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। जी। इस लोकतंत्र के अलावा लोकतंत्र बचाने की जो ताकतें हैं, जो विपक्ष करता है, जो इंडिया गठबंधन करता है, कभी वोट चोरी को लेकर यात्रा निकालते हैं राहुल गांधी, कभी जागृति करने का काम करते हैं, लेकिन राज्यों के नतीजे आते हैं तो सबको समझ आ जाता है कि क्या हो गया, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर बिहार हो। क्या एक निराशा का भाव भी आप देखते हैं कि इंडिया गठबंधन के नेता भी अब थक रहे होंगे, हताश हो रहे होंगे? क्या एक बड़ी टूट, जैसे इशारा कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर और चाणक्य जी, हमारे अमित शाह जी, कि कांग्रेस टूटने के कगार पे, आपको लगता है कि अब अगली कोशिश प्राइम मिनिस्टर की, बीजेपी की होगी कि कांग्रेस को तोड़ दिया जाए, विपक्ष में इतना मुद्दा भी ना बछोड़ा जाए कि वो लोकतंत्र को बचाने की आवाज उठा सके? क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा से डर तो लगता है। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे राहुल गांधी और प्राइम मिनिस्टर या बीजेपी बहुमत से दूर रह गई थी, तो क्या ये साजिशें भी अब पनप सकती हैं? देखिए, मैं स्वभाव से संजय जी निराशावादी नहीं हूं, और मैं निराशा के घनघोर अंधेरे में भी आशा की किरण खोज लेता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इस समय जो मौजूदा स्थिति है, जैसे आपने जिक्र किया, राहुल गांधी का जिक्र किया, कांग्रेस में आशावाद इस तरह से पनपा है कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हुई और उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुए, तो जो पार्टी 40, 42, 44 सीटों पर ठहरी हुई थी, वो 100 के आसपास पहुंच गई, यानी मोर देन डबल। तो इसका अर्थ ये है कि अगर ईमानदारी से प्रयास किए जाते हैं, तो भारत में एक सशक्त प्रतिपक्ष जरूर पनपेगा, और जब सशक्त प्रतिपक्ष होगा तो कोई पार्टी तानाशाह की तरह बिहेव नहीं कर पाएगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि कभी कभी मुझे लगता है कि कांग्रेस से चूक कहां हो रही है। मैं कोई कांग्रेस को उसका सलाहकार नहीं हूं, लेकिन वो दरअसल अपने उपक्रम ऐसे करती हैं कि वो जैसे पेड़ पे अगर आप पत्तों को पानी छिड़कें तो पत्ते धुल जाएंगे, धूल धुल जाएगी, साफ हो जाएंगे,
लेकिन पेड़ ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। पेड़ को जिंदा रखना है, लोकतंत्र नाम के वृक्ष की आपको सुरक्षा करनी है, तो आपको जड़ों में पानी देना। मैं कई वर्षों से, मेरा ख्याल है 10 वर्ष से तो लगातार 50 आलेख लिख चुका हूं, और मैंने लिखे हैं कि कांग्रेस की गड़बड़ ये है कि जब तक वो अपने जिला स्तर पर अपने ट्रेनिंग कैंप नहीं लगाएगी, जब तक अपने जिला स्तर की इकाइयों को सक्रिय नहीं करेगी, जब तक वो कांग्रेस सेवा दल, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, इनको सक्रिय नहीं करेगी, अब वो जो लोग सक्रिय जिनको कर रही है, कई बार हो सकता है कि उसमें भी कुछ समस्याएं हों, लेकिन हाँ, जिस गति से, क्योंकि अगला चुनाव भी अब कोई बहुत दूर तो रहा नहीं, तो 26 लग रहा है, यानी लगभग अगले साल आधा कार्यकाल पूरा कर लेगी सरकार, तो कोई बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। कल मेरे घर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 2 कार्यकर्ता आए, तो मैं उस वक्त लंच कर रहा था, तो मैंने अपने ऊपर से ही पूछा कि भाई बताओ, तो बोले हम आरएसएस से आए हैं, हमें कुछ अपने संगठन की बातें आप तक पहुंचानी है। मैंने कहा भाई तो मैं अभी तो लंच कर रहा हूँ, कल आप आ जाओ, मैं कल आपसे बात करूंगा। ठीक है, और टाइम, मैंने कहा कि टाइम लेके आओगे तो अच्छा रहेगा, हम बहुत देर तक बात कर पाएंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए, ऐसे लेवल पे ये कार्यकर्ता अभी भी वो अपनी लोकतांत्रिक निराशा, हताशा जो उनको अपनी सरकार से मिल रही है, उसमें भी वो अपने काम पे लगे हुए हैं। क्या ऐसा कांग्रेस कर सकती है एक जमाने में? और कांग्रेस के लिए मुश्किल क्यों है? कांग्रेस के लिए संजय मुश्किल इसलिए है क्योंकि दरअसल कांग्रेस आजादी के आंदोलन से पनपा एक लोगों का समूह है। अब पार्टी कैसे काम करती है, सियासी पार्टी कैसे काम करती है, ये उनको आज भी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, पंचायत स्तर, वहां पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता आप जाएंगे, कई जगहों पे तो मतदान केंद्रों पर उनको एजेंट भी ढूंढना खोजना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि शायद ये अगर करेगी कांग्रेस तो फायदे में रहेगी। पत्तों को सींचने से पेड़ हरा नहीं होता, अगर उसको लोकतंत्र बचाना है तो जड़ों को सींचना होगा। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आपने मुझे इतना समय दिया, लोकतंत्र की इतनी बेहतरीन बातें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। थैंक यू सर। धन्यवाद संजय जी। ये तो बादल जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी रही बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।